हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अर्जुन क्लासेज में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी आपकी। तो हम आज के सेशन में लाए हैं पहला प्रैक्टिस सेट है जो सीटेट के लिए शुरू करने जा रहा हूँ। आप इससे ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। इसमें आपको 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे: बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसे बोलते हैं CDP, भाषा 1 हिंदी, भाषा 2 इंग्लिश, गणित और पर्यावरण अध्ययन। तो ये जो है आपका CDP के लिए है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए। तो आप इससे क्या कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो शुरू करते हैं, बिना देर किए। पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न है, डैश में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से। तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ये ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, जिसमें से प्रत्येक है। पहला पहला ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अस्वस्थ, दूसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा संवेदी चालाक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब आते हैं दूसरा प्रश्न। लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का प्रथम स्तर पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर की अवस्था है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा आपका? तो पहला है सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुक्ता, दूसरा साधनात्मक सापेक्षावादी उन्मुक्ता, सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता, उत्तम लड़का अथवा लड़की बनने की उन्मुक्ता। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? तो ऑप्शन 2, साधनात्मक सापेक्षावादी उन्मुक्ता। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? ऑप्शन 1, भाषा विचार निर्धारित करती है। ऑप्शन 2, विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित कर होता है। ऑप्शन 3, भाषा और विचार के बीच संबंध दिशात्मक है। ऑप्शन 4, भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। भाषा और विचार के बीच संबंध दिशात्मक है। प्रश्न 4 देखते हैं, किसी बालक में आत्मरक्षा की उपलब्धि की आवश्यकता संबंधित है। ऑप्शन है बाह्य अभिप्रेरणा से, आंतरिक अभिप्रेरणा से, परिवार से, बालक के व्यवहार से। तो आप इसमें बता सकते हैं कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा उत्तर सही है इसमें? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, आंतरिक अभिप्रेरणा से। अब आते हैं प्रश्न 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषीयता ऑप्शन 1 को बच्चों के सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है, को बच्चों कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है, समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है। तो इसमें आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अब आते हैं प्रश्न 6 क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति बच्चों में लोकतांत्रिक जीवन शैली को प्रोत्साहित कर सकती है? तो ऑप्शन 1 सामाजिक अंतरक्रिया, व्याख्यान पद्धति, खोज पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति। इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन 1 सामाजिक अंतरक्रिया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7,
छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। तो यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन 1 है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। तो इसमें प्रश्न 7 में ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, चयन का सिद्धांत। अब देखते हैं प्रश्न 8। आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? ऑप्शन 1 छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए, या उपयुक्त सभी। इसका बता सकते हैं ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा, जिसमें ये कह रहा है कि छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए। चलिए अब प्रश्न 9 कहता है कि राष्ट्रीय शैक्षिक विकास सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों के विद्यालय छोड़ने का क्या कारण होता है? तो ऑप्शन 1 है विद्यालय की पाठ्य चर्चा को नीरस पाते हैं, बच्चे स्वयं कार्य करना चाहते हैं, बच्चों की इच्छा अनुसार पाठ्यक्रम नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यालय की पाठ्य चर्चा को नीरस पाते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि शिक्षा को रुचि का सिद्धांत बताता है। तो ऑप्शन 1 है शिक्षक को अपने छात्रों को पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए, शिक्षक को बालक में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए, रुचि से छात्रों का जीवन संवरता है, छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते हैं। अब प्रश्न 11, शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए, जिससे वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके, छात्र कक्षा में शांत रह सके, छात्र शिक्षक की योग्यता का लोहा मान सके, या अध्यापक का ज्ञान बढ़ सके। इसमें 4 ऑप्शन में से कौन बिल्कुल सही होगा? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा, वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली में बालक के किस प्रकार के विकास को सैद्धांतिक मान्यता दी गई है? ऑप्शन फर्स्ट तीव्र विकास का सिद्धांत, नियमित विकास का सिद्धांत, स्वतः विकास का सिद्धांत, या अनियमित विकास का सिद्धांत। तो इसमें कौन सा होगा? 12 प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, स्वतः विकास का सिद्धांत। अब देखते हैं मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का बुनियादी ढांचा लागू होता है। ऑप्शन 1 अढ़ाई साल से 6 आयु वर्ग के बालकों की शिक्षा पर, 4 से 8 आयु वर्ग के बालकों की शिक्षा पर, 10 वर्ष से बड़े बालकों पर, या उपयुक्त सभी पर। तो इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 अढ़ाई साल से 6 साल वर्ग के बालकों की शिक्षा पर मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का बुनियादी ढांचा लागू होता है।
अब प्रश्न 14 क्या कहना चाहता है कि एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है। उसकी इस भावनात्मक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है? तो ऑप्शन है, यह प्रश्न के लिए आंतरिक प्रेरणा का कारण बनेगा। ऑप्शन 2, इसका परीक्षा में उसके प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन 3 है, इसकी वजह से परीक्षा में उसके प्रदर्शन में सुधार होगा। ऑप्शन 4, यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अब देखते हैं प्रश्न 15, बच्चों का या के शारीरिक विकास ऑप्शन 1 में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन 2 में केवल गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन 3 की सटीकता से विकासात्मक प्रतिमानों से तुलना करके भविष्यवाणी की जा सकती है। ऑप्शन 4 एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की गति अलग अलग होती है। इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होती है, लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की गति अलग अलग होती है। अब देखते हैं प्रश्न 16, निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न विद्यालयों में क्यों पूछे जाते हैं? ऑप्शन है, छात्रों को समय का महत्व दर्शाने के लिए, कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए, ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए, या उत्तर पुस्तिका हल करने के में आसानी होती है इसलिए। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। अब देखते हैं प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो पहला ऑप्शन है, गुणज वैकल्य कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर रोक, पठन वैकल्य लिखने के लिए लंबे लंबे निबंध लिख देना, दृश्य हानि पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना, या स्वालिंगनता दृश्य अधिभार बढ़ाना। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सही होगा? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, दृश्य हानि पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है कि दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म दृश्य हानि पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना है। दिव्यांग लोगों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना भी शिक्षा का समावेशन करना है। इस प्रणाली में शिक्षा भेदभाव मुक्त होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना। अब देखते हैं प्रश्न 18 क्या कह रहा है। प्रश्न 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता है? तो ऑप्शन है, सक्रिय भागीदारी, सार्थक गतिविधियां, निष्क्रिय सुनना, सामाजिक भागीदारी। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन निष्क्रिय सुनना, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। देखिए इसमें होता क्या है कि निष्क्रिय सुनना विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता है। सुसाध्य सक्रिय भागीदारी, सार्थक गतिविधियां और सामाजिक भागीदारी से आती हैं। सुसाध्य का अर्थ तात्पर्य है सफलता के साथ जानने योग्य किसी भी तथ्य को जानने एवं समझने के लिए संचार एवं संप्रेषण की मूल आवश्यकता होती है। ठीक है, ज़्यादा सुनेंगे तो ज़्यादा काम करेंगे, इस पर ये नियम लागू होता है। अब आते हैं प्रश्न 19, शिक्षा शास्त्रियों की मान्यता है कि शिक्षण में सर्वाधिक चुनौती निहित रहती है। ऑप्शन है, शिक्षकों द्वारा उचित परिश्रम की प्राप्ति, शिक्षकों को विकासात्मक विकास की देखभाल करना, शिक्षकों के व्यक्तिगत विकास की देखभाल करना, शिक्षण विषय वस्तु को सीखने में पुरस्कार दंड को न्यूनतम रूप से प्रयोग करना। इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट कीजिए, अगला सेशन स्टार्ट किया जाए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2,
छात्रों के विकासात्मक विकास की देखभाल करना। अब आते हैं प्रश्न 20। लड़कियों को भाषा और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना करना और गणित और विज्ञान के अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना एक उदाहरण है। तो ऑप्शन है जेंडर समानता, जेंडर स्थिरता, जेंडर भेदभाव या जेंडर सशक्तिकरण। इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो ऑप्शन 3 जेंडर भेदभाव। देखिए, ये जैसे कि है, पढ़ना तो सभी का हक है। जेंडर लैंगिक भेदभाव के अंतर्गत लड़कियों को भाषा और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि गणित एवं विज्ञान को अपनाने के प्रति उन्हें हमेशा हतोत्साहित किया जाता रहा है। ठीक है, आज भी लोग कहते हैं कि तुमसे मैथ या विज्ञान में तुम नहीं कर पाओगे अच्छी। ये है जेंडर भेदभाव। अब आते हैं प्रश्न 21। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें विभिन्न स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है समायोजन, अनुकूलन, संगठन, परिपक्वता। तो 21 का उत्तर हो जाएगा प्रश्न उत्तर 3 संगठन। ठीक है। अब प्रश्न 22। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है? तो ऑप्शन है छात्रों को शारीरिक दंड, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, विविधता का सम्मान, मानकीकृत पाठ्यक्रम। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन 3 विविधता का सम्मान। इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। विविधता का सम्मान प्रथा के द्वारा ही शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा दिया जाता है। वर्तमान समय में नीति आयोग ने इस क्षेत्र में प्रभावी कदम उठाया है। चलिए, अब आते हैं प्रश्न 23। प्रश्न 23। बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का प्रयोग करने के क्या मुख्य सरोकार हैं? तो ऑप्शन है प्राप्तांक की अस्थिरता, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना, बच्चों को नामांकित करना। ऑप्शन है 2, 3, 4, ऑप्शन 2 1, 2, 3, 4, ऑप्शन 3 1, 2, 4, ऑप्शन 4 1, 3, 4। बताने की कोशिश करेंगे इसमें कौन सा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन 2 1, 2, 3, 4 मतलब ऑप्शन सभी बिल्कुल सही होंगे। प्राप्तांक की अस्थिरता, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना और बच्चों को नामांकित करना। अब आते हैं प्रश्न 24। प्रश्न 24 क्या कहता है कि शिक्षण करते समय आपको लगे कि कुछ आपने पढ़ाया है वह सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो इसमें प्रक्रम ऑप्शन है प्रक्रम अधूरा छोड़ देंगे तथा दूसरा प्रक्रम शुरू कर देंगे। ऑप्शन 2 है छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई है और उसे ठीक कर देंगे। छात्रों को उससे ध्यान हटा देंगे, छात्रों को डांट पिलाएंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई है और उसे ठीक कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 25। किस अवस्था में बच्चा अपने को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करता है? तो इसका ऑप्शन होगा बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, कोई भी अवस्था नहीं। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सही है? तो 25 का ऑप्शन 1 बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से ही बच्चा अपने को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करना शुरू कर देता है। अच्छा, प्रश्न 26 कहता है कि किस प्रकार का चिंतन खोज, आविष्कार एवं मौलिकता को जन्म देता है?
तो पहला प्रश्न है ज्ञानात्मक चिंतन, क्रियात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, सामाजिक चिंतन। इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन 3 सृजनात्मक चिंतन। अब प्रश्न 27, वह बालक जो डैश से ग्रस्त है और वह रॉ और वार में अंतर स्पष्ट करने में असमर्थ रहता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? डिस्मोर्फिमिया, ऑप्शन 2 डिसलेक्सिया, ऑप्शन 3 जैम्बलिंग, ऑप्शन 4 डिसलेक्सीमिया। तो बताइए, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, डिसलेक्सीमिया, डिसलेक्सिया। अब आते हैं प्रश्न 28, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं? तो ऑप्शन 1 शीर्षगामी सिद्धांत, समीप दूराभिमुखी सिद्धांत, पदानुक्रमित एकीकरण का सिद्धांत, प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 4 प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। अब देखते हैं वह मानसिक संरचना जो बालक को किसी वस्तु के विषय में सूचना के प्रक्रम के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, यह कहलाती है। तो इसका ऑप्शन है छवि निर्माण, स्कीमा, संज्ञान, अभिवृत्ति। तो 29 का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, स्कीमा। अब CDP 30 प्रश्नों का होता है, जिसमें ये लास्ट प्रश्न है कथन बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती हैं। अब ये कूट है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें बताएंगे ऑप्शन पहला ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो फ्रेंड्स, ये CDP में 30 प्रश्नों का हमने सॉल्व कर लिया। आप इससे यह ज्ञात कर सकते हैं कि 30 प्रश्नों में से आपका कितना सही होता है। चलिए हम आगे विज्ञान और गणित और हिंदी इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट का जो सेट है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप ऐसे ही प्रयास में लगे रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है और कारगर लगता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और इसका आप लाभ अच्छे से अच्छे उठा सकें। धन्यवाद।